वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। तो हमारी महाभारत की सीरीज जैसा कि हमने स्टार्ट कर लिया था, तो हमने महाभारत का इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में देख लिया था। उसमें हमने देख लिया था महाभारत की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो अस्तित्व में आई, किस तरीके से हमारे सामने उसे हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है। देन हमने देखा था कि यन्ना भारत तन्ना भारत है, यानी कि जो महाभारत में है वह इस पूरे समूचे विश्व में है, और जो महाभारत में नहीं है वो वह इस विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो अब हम लोग आगे अपने विषय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने देखा था इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो हमारा ये जो टॉपिक था इसको हम लोग ने कुछ पार्ट्स में बाइफरकेट किया था, डिवाइड किया था। क्या पार्ट्स थे चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था हमारे प्रीवियस पार्ट्स में कि हमने क्या देख लिया था, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी क्या हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जन्मेजय ने सर्पनिष्ठ यज्ञ किया था क्योंकि उसके पिता परीक्षित को तक्षक ने मार दिया था। देन उसके कारण, यज्ञ के कारण जितने भी सांप थे वह नष्ट हो रहे थे यज्ञ में। तो आस्तिक मुनि वैशंपायन को लेकर के आए। वैशंपायन ने कहानी सुनाई, आस्तिक मुनि को नागों का वरदान मिला। वैशंपायन ने देन क्या किया, उनको उनके वंश की कहानी सुनाई। तो वहां से एक और ऋषि थे, रोमहर्षण ऋषि। रोमहर्षण ने अपने पुत्र उग्रश्रवा सौती को सुनाई। उग्रश्रवा सौती ने नैमिषारण्य वन में शौनक आदि ऋषियों को महाभारत सुनाई। नाउ जो महाभारत है वो फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास 3 चरणों में आया था, जय, भारत और महाभारत। जय में क्या हुआ था, जय में 8800 श्लोक थे जिसे महर्षि वेदव्यास ने बोला था, गणेश जी ने लिखा था। देन भारत जिसे वैशंपायन ने किसको सुनाया था, जन्मेजय को सुनाया था, उसमें 25,000 श्लोक हुए। एंड देन फाइनल ड्राफ्ट बन के आया महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक थे जिसे सौती ने शौनक आदि ऋषि को सुनाया था। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि महाभारत के फैक्ट्स क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, महाभारत को हम विश्लेषण कैसे करते हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ महाभारत फॉर अस, कि महाभारत की हमारे लिए खासियत क्या है, हम महाभारत क्यों पढ़े, क्या ज़रूरी है महाभारत पढ़ना। देन स्टोरी एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो हम स्टोरी एंड इट्स पार्ट्स तक देख लिए थे। अब हम फैमिली ट्री से देखना है हमको। तो जल्दी से हम लोग जो है फटाफट से हमारे नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच जाते हैं, दैट इज द स्टोरी एंड इट्स पार्ट्स हमने देख लिया था। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि स्टोरी एंड इट्स पार्ट्स तो हमने देख लिया। अब क्या होगा, अब चूंकि देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इफ ही इज आस्किंग यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट और एनी अदर एग्जाम्स, what type of question he will set, he'll give you any 5 parv of Mahabharata out of 18, and he'll ask you to arrange them in either ascending order or descending order. Now if you don't know each and every parv systematically, then it is very much impossible for you to arrange it whether in increasing ascending order or decreasing descending order. So I have created an, you can say, mnemonic series with which you can easily remember all the 18 parvs of Mahabharata. Okay, so in the previous class what I have told you कि 18 पर्व है महाभारत में। इसमें हरिवंश पर्व जिसे खिल पर्व भी कहा जाता है, हरिवंश पुराण है जिसमें श्री कृष्ण की पूरी उनके वंशावली के बारे में वर्णन दिया हुआ है, किस तरीके से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके मृत्यु तक के पूरा वृतांत उसमें दिया हुआ है। हाँ, यदि हमें 18 याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वीडियो को अब हम लोग एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। कल एक्चुअली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने लैपटॉप अपना चार्जर पे लगाया नहीं था, एंड क्योंकि OBS सॉफ्टवेयर जो है वो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करता है, सो उसको कंटिन्यूस चार्जिंग देनी पड़ती है। सो इसीलिए मुझे कल आधे में रोकना पड़ा था, बट आज मैं प्रॉपर तैयारी के साथ बैठा हूँ आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको, अपने आगे की जर्नी को, जो कि है इस पर्वों को याद रखना। तो ध्यान से देखिए कैसे मेमोराइज कर सकते हैं इसको। एक श्लोक या फिर एक
लाइन के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में याद करो। कैसे? आदि सभा वन में विराट उद्योग कर, क्या? आदि सभा वन में विराट उद्योग कर, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य से लड़कर सुप्त अवस्था में गए। आदि सभा वन में विराट उद्योग कर, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य से लड़कर सुप्त अवस्था में गए। कौन? पांडव, ठीक है, और उनके पुत्र। देन स्त्रियों का शांति से अनुशासन, अश्वमेध का आश्रम में मौसल के मिलने से महाप्रस्थान स्वर्ग को। सिंपल, ये दो लाइन यदि आपने याद कर लिया, आपको 18 के 18 पर्व याद हो जाएंगे। और फिर कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले, कोई माई का लाल आपको इसमें गलत नहीं करवा सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको इसको एज इट इज याद करना। मैंने क्या कहा? आदि सभा वन में विराट उद्योग कर, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य से लड़कर सुप्त अवस्था में गए। तो यहाँ हमारे एक लाइन में कितने, दो लाइन में कितने पर्व हो गए? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व 3, विराट पर्व, उद्योग पर्व 5, भीष्म द्रोण कर्ण और शल्य 9, और सुप्त सौप्तिक पर्व। ठीक है, तो आदि से आदि पर्व, सभा से सभा पर्व, वन से वन पर्व, विराट से विराट पर्व, उद्योग से उद्योग पर्व, भीष्म से भीष्म पर्व, द्रोण से द्रोण पर्व, कर्ण से कर्ण पर्व, शल्य से शल्य पर्व और सुप्त से सौप्तिक पर्व। तो 10 पर्व हो गए, बाकी के 8 बचे। तो स्त्रियों का तो स्त्री पर्व हो गया, शांति से शांति पर्व हो गया, अनुशासन अनुशासन पर्व हो गया, अश्वमेध अश्वमेधिक पर्व हो गया, आश्रम आश्रम वासिक पर्व हो गया, मौसल मौसल पर्व हो गया, महाप्रस्थान महाप्रस्थानिक पर्व हो गया, और स्वर्ग पर्व यानी कि स्वर्गारोहण पर्व हो गया। तो याद रहेगा क्या? आदि सभा वन में विराट उद्योग कर, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य से लड़कर सुप्त अवस्था में गए, स्त्रियों का शांति से अनुशासन, अश्वमेध का आश्रम में मौसल के मिलने से महाप्रस्थान स्वर्ग को। सिंपल है, इस तरीके से यदि याद करोगे तो आपको जीवन में कभी 18 पर्व महाभारत के आप नहीं भूलोगे, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यदि महाभारत के 18 पर्वों में से कोई भी पर्व को अरेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप कभी गलत नहीं करोगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये 18 पर्व हमने देख लिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि 18 पर्वों की बेसिक आउटलाइन क्या है। क्यों उसको हमने ये नाम दिया? क्योंकि मुख्य पर्व में जो मुख्य इंसिडेंट हुआ था उसके नाम पे उस पर्व का नाम पड़ा है। जैसे भीष्म पर्व में भीष्म की मृत्यु है, द्रोण पर्व में द्रोण की मृत्यु है, कर्ण पर्व में कर्ण की मृत्यु है, सभा पर्व में सभा चली थी, आदि पर्व में शुरुआत था, वन में उनके वन की पूरी कहानी थी, विराट में विराट देश के उद्योग में जो तैयारी करे थी उसकी कहानी थी, है ना। तो इस तरीके से हमने जो मेन इंसिडेंट जिस भी पर्व में हुए उसको हमने इसमें रखा। Got it? Now we are moving towards our next part, that is the family tree. Now this is very important, क्योंकि जब हम देखते हैं तो महाभारत में जो कुरुवंश है वो बहुत विस्तार में फैला हुआ है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि लीनिएज क्या है, वंशावली क्या है, कहाँ से आई। हम एक फैमिली ट्री देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि किस तरीके से अस्तित्व में महाभारत में लोग आए। सबसे पहले पराशर ऋषि और सत्यवती से मैंने जैसे क्या कहा था, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें व्यास दिया गया वह नाम है। देन सत्यवती का विवाह शांतनु से, उससे पहले शांतनु का विवाह किससे हुआ था? माता गंगा से। तो माता गंगा से उनके 8 पुत्र हुए थे, 7 को तो माता गंगा अपने साथ ले गई थी, 8वें भीष्म थे। तो 8 ही कौन थी? ये 8 वसु थे। कौन? 8 वसु थे। इन 8 वसुओं का जन्म माता गंगा से हुआ था। तो इसमें भीष्म जो थे उनको श्राप मिला था, जिस कारण से उनको पृथ्वी पर अपना दुख भोगना पड़ा था। तो भीष्म शांतनु और माता गंगा की संतान है। देन शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। क्यों? क्योंकि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। ना चित्रांगद जो है वो युद्ध में मारे गए थे गंधर्वों से लड़ते हुए। तो विचित्रवीर्य चूंकि शारीरिक दुर्बल थे, उनमें शक्ति नहीं थी, तो जाहिर सी बात है सत्यवती को मालूम था कि विचित्र वीर्य से कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने भीष्म को भेजा काशी नरेश की माफी चाहूंगा, दरअसल कुछ पीछे शोर हुआ, मुझे लगा एकदम से क्या हुआ। हाँ, तो काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी। कौन? अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। ठीक है, तो उन तीनों का बीच स्वयंवर से अपहरण करके कौन? भीष्म पितामह ले आए थे और उनकी शादी चित्रवीर से करवाई। तो अम्बा ने तो कहा कि क्योंकि अम्बा ऑलरेडी महाराजा शल्व से प्रेम करती थी,
तो उसने कहा कि मैं तो नहीं कर सकती। तो भीष्म ने भेज दिया उसको कि वापस चले जाओ तुम उसके पास में, लेकिन शल्व ने भी नहीं स्वीकारा, भीष्म ने भी नहीं स्वीकारा। तो इसकी हालत कैसी हो गई, अम्बा की हालत हो गई त्रिशंकु की तरह, ना स्वर्ग जा सकती ना पृथ्वी पे आ सकती, बीच में रह गई। तो फिर इसने क्या किया, कसम खाई कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी, और इस हिसाब से उसने आत्महत्या करी, और अगले जन्म में फिर वो शिखंडी के रूप में उनका जन्म हुआ। तो अंबिका अंबालिका से विवाह हुआ। विचित्र वीर का जैसे ही विवाह हुआ वह तुरंत मर गए। अब पुत्र तो करना था, वंश तो आगे बढ़ाना था। तो उस महारानी सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को याद किया। तो नियोग क्रिया से क्या हुआ, नियोग क्रिया से अंबिका अंबालिका के पुत्र हुए। तो अंबिका के जो पुत्र हुए वो कौन हुए, धृतराष्ट्र। ना जब नियोग क्रिया चल रही थी तो अंबिका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, जिससे क्या हुआ, वह तेज सहन नहीं कर पाई। तो जो पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, वह अंधा पैदा हुआ। सिमिलरली अंबालिका क्या है, शिथिल पड़ गई थी, बहुत एकदम अपने आप को कमजोर पड़ गई थी जब नियोग क्रिया के दौरान। तो उससे क्या हुआ, जो पांडु थे वो थोड़े से क्या हुए कि पीले वर्ण के और कमजोर पैदा हुए थे। अब चूंकि एक हेल्दी बालक तो चाहिए था, तो फिर एक और बार नियोग हुआ था दासी के साथ में, जिससे विदुर का जन्म हुआ था। तो अब हमने देख लिया मेन दो लोगों की अब बारी आने वाली, धृतराष्ट्र और पांडु की, क्योंकि इन्हीं से वंश आगे बढ़ने वाला है कुरु वंश का, और यहीं पे जो दो भाइयों के बीच की तकरार होगी वो हमें देखने को मिलेगी। तो धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। गांधारी से इसके 101 पुत्र हुए, 101 बच्चे हुए, 100 पुत्र और एक इनकी बहन, एक पुत्री दुशाला। और युत्सु को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो दासी पुत्र था। सिमिलरली पांडु की दो शादियां हुई, कुंती से और माधवी से। नाउ जैसा कि हमें पता है कि कुंती को दुर्वासा ऋषि का वरदान प्राप्त था कि किसी भी दिव्य देवता से वह पुत्र प्राप्ति कर सकती है। तो इन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम, इंद्र से अर्जुन, और अश्विनी कुमार से, चूंकि कुंती को यह वरदान था, उन्होंने माद्री को भी इसका मंत्र बताया। तो माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल, सहदेव, दो जुड़वा, 5 पांडव मिलकर के यह प्राप्त हुए। इस तरीके से ये वंशज इनका आगे बढ़ा, यह वंश आगे बढ़ा। ना इसके बाद इंपॉर्टेंट है अर्जुन। अर्जुन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जन्मेजय तक पहुंच रहे हैं, बैक टू द फ्रंट स्टोरी, कि जन्मेजय का जो हम देख रहे हैं वह किस तरीके से जन्मेजय आया अस्तित्व में, क्योंकि महाभारत उसको ही पहली बार तब सुनाई गई थी। तो अर्जुन से होके आया ना। अर्जुन की 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावान या इरावान, और चित्रांगदा से बब्रुवाहन। सो इनकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में शेयर कर रखी है, आप चाहे तो वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। ना अभिमन्यु की शादी हुई उत्तरा से। एज वी ऑल नो चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु मारा गया था। तो उससे क्या हुआ, उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के पेट से परीक्षित का जन्म हुआ। क्यों, क्योंकि जब फाइनल अंतिम समय में जब अश्वत्थामा अकेला रह गया था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो ब्रह्मास्त्र की उसने दिशा क्या, उत्तरा के गर्भ में मोड़ दी थी, और स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ के परीक्षित की रक्षा करी थी। तो इसीलिए उसकी चूंकि जन्म से पूर्व परीक्षा हो गई थी, दैट्स व्हाई हिज नेम इज नोन एज परीक्षित। और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। तो इस तरीके से महाभारत में कुरु वंश की फैमिली क्लैन इस तरीके से आई। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। आपको जो भी कुछ डाउट्स लगे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डायरेक्टली ट्राई टू आंसर यू इन द कमेंट्स, और नहीं होगा मैं अलग से वीडियो या रील्स या शॉर्ट्स बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, ना इंपॉर्टेंस ऑफ 18 इन महाभारत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 संख्या की हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्यों, 1 + 8 is 9, 9 इज वेरी डिवाइन नंबर, मंगल का नंबर है, पावर का नंबर है, ऊर्जा का नंबर है। और महाभारत का तो युद्ध ही पूरा युद्ध पे बेस्ड है, और ऊर्जा यानी युद्ध, मंगल यानी कि युद्ध सेनापति। तो इसीलिए 18 नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है आइए देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये कि महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है, 18 सेक्शंस में बांटा गया है ना। टोटल जो सेनाएं थी वो 18 अक्षौहिणी सेना थी। कितनी सेनाएं थी, अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी। 11 कौरवों की थी और 7 पांडवों की थी। तो 11 + 7 बिकम्स 18। सिमिलरली ईच अक्षौहिणी सेना में क्या, 21,870 चैरियट, यानी कि जो रथी होते थे। ठीक, 21,870 ही हाथी वाली सेना होती थी। 65,610 घोड़े पे होते थे, और 1,93,000 सॉरी, हाँ 1,93,000
9,350 जो सोल्जर्स थे वो पैदल चलते थे। तो आप देखो 21,870, 2 + 1 3 + 8 11 + 7 अगेन 18, again 18 to 1870, then 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, then 1 + 9 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18। सो हम देखें इंडिविजुअल सम भी हर एक जो भी वॉरियर है उसका क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। देन महाभारत वॉर लास्टेड फॉर 18 डेज, है ना। अब यदि हम देखें ओरिजिनल नेम जो व्यास की महाभारत का था वो क्या था, जय, है ना। मैथमेटिक्स में एक नंबर सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज कटपयादि सिस्टम। तो जब हम संस्कृत को देखेंगे, संस्कृत के बारे में समझेंगे, मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, तो एक सिस्टम होता है कटपयादि सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर हम नंबर्स असाइन करते हैं। तो उसी फॉर्म में ज इज स्टैंड्स फॉर 8 एंड य स्टैंड्स फॉर 1। ओके, तो हमने लिखा 81, लेकिन लिखते समय हम प्लेसेस बदल देते हैं तो 18 हो जाएगा। इसको जब हम संख्या पढ़ेंगे तब मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। और दूसरा, महाभारत में टोटल 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख शब्द है। सो दैट्स व्हाई 18 की इंपॉर्टेंस हमारे लिए महाभारत में है ना, है ना। लॉट इंटरेस्टिंग। और दूसरा एक और चीज क्या है कि भगवत गीता जो थी, भगवत गीता ऑल्सो हैपेंड फॉर कितना, उसमें कितने पर्व है, कितने अध्याय है भगवत गीता में, 18 अध्याय है भगवत गीता के अंदर में, है ना। इसीलिए 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्यूज इन महाभारत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोग महाभारत एक ओवरऑल स्टोरी के तौर पर तो देखते हैं, लेकिन हम यदि देखें तो महाभारत में कुछ व्यूहों की रचना की गई, निर्माण किया गया, क्यों, जिसका युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। अपोजिट जो हमारी सेना है, जो प्रतिद्वंदी है, जिससे युद्ध होने वाला है, जो दुश्मन है, उसकी सेना में प्रहार करने के लिए तो क्या व्यू हुआ करते थे। आज के समय देखें तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स इस तरह के व्यू बनाता है जब युद्ध के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे महाभारत से ही इंस्पायर्ड होकर के व्यूज बनाते हैं। अब वो व्यू क्या है, व्यू की रचनाएं क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला है मकर व्यू या एलिगेटर व्यू। तो महाभारत में इसको कौरवों ने 5वें और 16वें दिन और पांडवों ने 6ठे दिन किया था। तो जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, मकर मीन्स मछली भी होता है ना। तो ये कौरवों ने व्यू बनाया। तो त्रिगर्तराज सुशर्मा सबसे पीछे है, देन कृतवर्मा, दुर्योधन, अश्वत्थामा, उलुक, शकुनी, उलुक इज द सन ऑफ शकुनी, कर्ण, और सेंटर में कृपाचार्य लीड कर रहे हैं। देन नीचे शल्य, सुषेण, चित्र और चित्रसेन, ये कौन थे, ये इनके पुत्र थे। सो ये लोग एक मकर व्यू बना करके हमला करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फिश फॉर्मेशन है, सो दिस इज कॉल्ड एज द मकर व्यू। देन क्रॉन्च व्यू, क्रॉन्च या क्रेन व्यू, तो पांडवों ने दूसरे दिन और कौरवों ने 6ठे दिन इस्तेमाल किया था। अब आप यदि देखोगे, क्रॉन्च मीन्स हेरोनिया पक्षी। तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल explanation how Makar view and Cronch view are able to fight with each other. Suppose ये आपके मकर ने मुंह खोला और क्रॉन्च ने ऐसे प्रवेश किया, ठीक है। नाउ यदि ये ज्यादा केपेबल हुए तो क्या करेंगे, ये इसको अपने अंदर राजा है उसको बंदी बना लेंगे। सिमिलरली यदि इनकी स्पीड तेज हुई तो क्या करेंगे, ये सीधा जाते जाते इसको तोड़ के निकल जाएंगे, तो जिससे सेना तितर बितर हो जाएगी। जैसे देखा, ये पंख खोलेंगे अपने तो एक्सपैंड होंगे, एक्सपैंड होंगे तो क्या, मछली का पेट फाड़ के निकल जाएंगे, जिससे जो राजा है उसको कैप्चर करना आसान हो जाएगा। सो व्हाट मैटर्स इज द स्पीड एंड यदि मकर की स्पीड और अच्छी हुई तो वो कैप्चर कर लेगा क्रॉन्च को, और यदि क्रॉन्च की स्पीड हुई तो मकर को फाड़ के यूं निकल जाएगा। इस तरीके से जो भी वॉर में ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट होगा, ही विल बी एबल टू विन द वॉर। ओके, इस तरीके से व्यू की रचनाएं होती थी, इस तरीके से युद्ध होता था। नेक्स्ट इज अर्धचंद्र व्यू और द सेमी सर्कल। सो जैसा कि आप देख सकते हो, एक अर्धचंद्र की तरह, आधे चांद की तरह, यहाँ पर देख सकते हो अर्जुन इज लीडिंग द वॉर विथ Abhimanyu, Yudhishthir, Neel, Bhim in the front crest, and at the back of the crest we have Ghatotkacha, the son of Bhim, Satyaki, the commander of in chief of the Krishna's army,
the Dwarka's army, Shikhandi, Drishtaketu, Virat and Drishtadyumna is in the back. इस तरीके से पांडवों ने तीसरे बार में और 16वें दिन इस व्यू की रचना करी जहां पर उन्होंने युद्ध में इसका इस्तेमाल किया। देन सर्वतोमुख व्यू, दंड व्यू या आउटवर्ड फेसिंग व्यू। नाउ ये व्यू क्या होता है, इस व्यू के अंदर एक मुंह बन करके चारों ओर घूमता रहता है। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी चक्रव्यूह, बट क्या है इसमें सिर्फ एक चक्र होता है और चक्रव्यूह के अंदर चक्र के अंदर चक्र के अंदर चक्र होते हैं, वो भी आगे आएगा। सो इसमें क्या होता है, एक गोला बना करके जो मेन महारथी होते हैं वो लड़ते हैं और पीछे सेना उनको कवर करते हुए चलती है। इससे क्या होता है कि उनको एक सपोर्ट मिलता है। तो आप इसमें देख सकते हो कौरवों ने पहले दिन बनाया क्या, भीष्म लीड कर रहे, साइड में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, वाल्मीकि और कृपाचार्य इसको बना करके चल रहे हैं। देन चक्रव्यूह, द फेमस व्यू जो आज तक हमको मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसी व्यू में हमने वीर अभिमन्यु को खोया था। ताज्जुब की बात है, पूरे महाभारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति को वीर कहा गया, वो अभिमन्यु को, बाकी किसी को वीर नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि साहस चाहिए होता है किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे व्यू में घुस करके लड़ने के लिए, और जब सामने ऐसे 7 महारथी खड़े हो जो एक से बढ़कर एक हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो या कोई भी हो, उनसे अकेला एक 16 साल का बालक लड़ रहा है और सामने जिन्होंने अपना पूरे जीवन भर युद्ध किया है उनसे एक अकेला बालक लड़ रहा है। इसमें है ना एक सीना जो होता है ना फौलाद का होता चाहिए, दम होना चाहिए इंसान में लड़ने के लिए, लेकिन उसने पीठ नहीं दिखाई, वो वहां से भगा नहीं, मरते दम तक लड़ा। और कितना घृणित बात है कि कौरवों ने उसके शरीर का अपमान किया, कितनी घृणित बात है। लेकिन ठीक है, युद्ध है, चलता है, लेकिन स्टिल वी कॉल्ड अभिमन्यु एज वीर अभिमन्यु, क्योंकि जो वीरता उन्होंने दिखाई थी उस युद्ध में 13वें दिन, वो सच में अतुलनीय है और किसी के लिए भी दिखाना बहुत बहुत मुश्किल है। सो हैट्स ऑफ टू सच वीर अभिमन्यु। एंड ये चक्रव्यूह कैसे काम करता है, देखिए चक्रव्यूह के अंदर क्या है, ये आप चक्र देख सकते हो। सो चक्र इस तरीके से बनता है एंड यहाँ से क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसमें वॉरियर्स अंदर होते हैं और सेनाएं गोल चक्कर बना के घूमती रहती है। तो जो अपोजिशन होता है उसको ये समझ नहीं आता अटैक कैसे करना है। नाउ चक्रव्यूह को सिर्फ 4 लोग तोड़ सकते थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण और अर्जुन और कर्ण, 5 सॉरी। अभिमन्यु को घुसना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था, तो फिर भी उन्होंने कोशिश की, गए। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपने फर्स्ट जो आपका लाइन है उसको क्रॉस किया ना, तो तुरंत से क्या होते थे, पीछे उसको कवर कर लेते थे दूसरे सैनिक। तो आपको मिनिमम 3 से 5 सैनिकों को मारना पड़ता था, तभी आप अंदर घुस पाते थे और चक्र कंटिन्यू चलता रहता था। तो आपको जगह बना करके उधर से घुस के निकलना होता था। सो ये इसीलिए सबसे टफ व्यू होता था, क्योंकि हर किसी के बस का ये नहीं था। नाउ सेकंड इज द अच्छा, इसको समटाइम्स पद्म व्यू भी कहा जाता है। एक स्कॉलर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा पद्म व्यू भी कहते हैं इसको। सो आई डोंट नो व्हाई पद्म व्यू कहा जाता है, बट समटाइम्स यदि आपको पद्म व्यू मिले और उसको चक्रव्यूह कहा जा रहा हो तो आप मान के चलिए कि चक्रव्यूह की बात की जा रही है। हालांकि मैं अलग ही समझता हूँ, बट इट्स ओके। देन शक्ट व्यू, कार्ड शेप्ड व्यू। सो इसमें क्या है, कार्ड के जैसे 2 आगे ले चलते हैं, 2 एक कार्ड की क्या होती है, हाथ गाड़ी होती है और पीछे उसको सपोर्ट करने वाले बक्से होते हैं जहाँ पर सामान रखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये हाथ है जहाँ दुर्योधन और कर्ण है उसके, और पीछे इसकी सेना है जो उसको सपोर्ट दे रही है। तो जो कार्ड पहिया होता है जो उसको बनाते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड शक्ट व्यू। देन पद्म व्यू, पद्म व्यू, चक्र शकट व्यू, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, दी चक्र व्यू इज आल्सो समटाइम्स, है ना। सो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे व्यू एक ही व्यू के अंदर में है। पद्म व्यू भी है। देन इसके अंदर आपका जो नीडल फॉर्मेशन है जिसे हम लोग शुचिमुख व्यू कहते हैं वो भी है, और एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर ये व्यू बन करके जा रहा है। सो व्हेन यू हैव अ वेरी लार्ज आर्मी यू क्रिएट दिस व्यू टू क्रिएट इल्यूजन इन द फ्रंट ऑफ द एनिमीज आर्मी। ओके, इसीलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सो ये कुछ व्यू थे, आई होप आपको समझ आए होंगे, व्यूज की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और मॉडर्न टाइम्स में ये व्यू आप समझे होंगे किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग महाभारत एरा, इसके थ्रू हम लोग क्या समझेंगे, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे मेजर एलाइज ऑफ कौरव्स एंड पांडव्स इन द वॉर,
कि पूरे भारतवर्ष में जो कौरव और पांडवों के साथ में युद्ध करने के लिए जो भी राजा महाराजा आए थे वो कहाँ कहाँ से आए थे उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखें मेजर एलाइज ऑफ कौरव एंड पांडव। नाउ इस टाइम पे हम जो बात कर रहे हैं अभी हम इंडिया का सेंटर भारत का सेंटर मध्य प्रदेश को मानते हैं, लेकिन चूंकि ये महाभारत काल की बात है तो उस समय अखंड भारत था, भारत बहुत फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, नीचे साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। सो हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पर सेंटर हम कुछ और सपोज करके चल रहे हैं, तो कुछ देश कुछ कंट्रीज आपको यदि ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी मिले, सो प्लीज कीप इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग ऑफ महाभारत विच इज ऑलमोस्ट so many times year old. Okay, so उस टाइम चीजें अलग थी। नाउ कौरवों के साथ कौन था? कर्ण, ऑब्वियसली अंग देश इज करेंटली और बिहार, बिहार का अंग देश है तो वहां से कर्ण थे। देन बृहदबल फ्रॉम कौशल। अब बृहदबल कौन थे? कौशल थे, यानी कि राम के लीनिएज, राम के बेटे कुश थे उनके लीनिएज के थे बृहदबल। तो अब ये सवाल उठना चाहिए कि जो अयोध्या है कौशल है, जो श्री राम के वंशज है, उन्हें तो पांडवों का साथ देना चाहिए था, कौरवों का साथ क्यों दिया उन्होंने? इसका आंसर है जब कर्ण अंग का राज था तो अंग और ये कौशल आपस में आजू बाजू के राज्य थे, तो कर्ण ने इस राज्य को जीत लिया था, बृहदबल को हरा दिया था और संधि करी थी कि अब वो राज करेगा, लेकिन छाप किसकी लगेगी? कर्ण की लगेगी। तो बेसिकली ही इज अंडर द रेन ऑफ कर्ण। सो कर्ण जहां भी जाएगा बृहदबल को भी वहां आना पड़ेगा, तो चाहते हुए भी वो पांडवों का सपोर्ट नहीं कर पाया, बट किसका सपोर्ट किया? कौरवों का। सो बृहदबल आपका जो आपका अयोध्या है, एंड भागदत्त फ्रॉम प्राग ज्योतिषपुर विथ वॉरियर्स फ्रॉम कीरट एंड चाइना। सो प्राग ज्योतिषपुर इज योर करेंटली आसाम, जो आसाम है उसे पूर्वा काल में प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। तो भागदत्त कहाँ से? प्राग ज्योतिषपुर से, और किराट वॉरियर्स फ्रॉम चाइना। तो ये आपके ईस्टर्न साइड से एलाइज ऑफ कौरव। नाउ हु आर द एलाइज ऑफ पांडव्स? पांडव्स के एलाइज थे द्रुपद, दृष्टद्युम्न, शिखंडी फ्रॉम पांचाल। पांचाल आपको जो हरियाणा आज कहते हैं, लेकिन उस टाइम से हम देखें तो सेंटर कुछ आगे होगा तो ईस्टर्न साइड में ही आता है। देन दृष्टकेतु एंड चेकितन फ्रॉम चेदी। सो चेदी इज फ्रॉम योर बिलो द बेल्ट, अवंतिका का जो आपका एरिया मध्य प्रदेश का आज का जो एरिया है दैट इज द चेदी। जयसेन एंड सहदेव फ्रॉम मगध, मगध राज बिहार का जो है द एडजेसेंट देश द अंग, वहां से पांडवों के सपोर्टिंग में ये लोग आए थे। ठीक है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट। वेस्ट यानी पश्चिम से कौरवों के लिए कृतवर्मा यादव का कमांडर। ऑब्वियसली हम सबको स्टोरी मालूम है कि श्री कृष्ण ने दो चॉइसेस दी थी, या तो मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना को ले लो। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना ली और अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण को चुना। तो उनकी सेना के कमांडर कृतवर्मा यानी कि यादव की सेना। जयद्रथ सिंधु से, जो आपका आज का सिंधु का एरिया है ना, सिंध जिसे कहते हैं वो, वहां से। और शल्य भद्र से, शल्य की भी स्टोरी पता है कि किस तरीके से वो सपोर्ट में आ रहे थे, लेकिन कौरवों ने छल से उन्हें अपनी ओर कर लिया था। सुशर्मा एंड हिज ब्रदर फ्रॉम त्रिगर्त, हिज आपका जो आज का आप कह सकते हो तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया जहाँ से बाबर वगैरह आए थे, वो एरिया इज द त्रिगर्त जहाँ से सुशर्मा थे। एंड पांडवों के लिए सात्यकी यादव कमांडर फ्रॉम द्वारका। सात्यकी इज वेरी मच फॉलोअर ऑफ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के वो साथी थे, उनके सारथी थे, तो उन्होंने पांडवों का साथ दिया इस युद्ध के अंदर। वेस्ट से, पश्चिम से, नॉर्थ से, उत्तर से तो भूरिश्रवा और सोमदत्त महलिक। महलिक इज योर फ्रॉम द अजरबैजान का बेल्ट जो आपका आता है वहाँ। देन सुदक्षिण फ्रॉम कंबोज एंड विथ यवंस फ्रॉम एंड शाकास। कंबोज इस और आपका आगे जब जाओगे तो कंबोज का एरिया आपका पड़ता है वही वाला एरिया। देन शकुनी फ्रॉम गांधार, है ना, गांधार से, अफगानिस्तान से शकुनी। एंड केकई ब्रदर्स आर एक्चुअली द ब्रदर्स, या दो केकई ब्रदर्स हैं, एक पुराने और एक नए केकई ब्रदर्स। तो पुराने केकई ब्रदर्स जो थे उनको नए केकई ब्रदर्स ने जो है अपनी गद्दी से हटा दिया था। केकई योर राज इज नियर अफगानिस्तान ओनली, है ना, जो केकई प्रदेश था। तो वहाँ के केके ब्रदर्स ने जो ओल्ड थे उन्होंने पांडव का साथ दिया और नए वालों ने कौरव का साथ दिया। साउथ में जाए तो विंद अनुविंद फ्रॉम अवंती, अवंती वाला देश, महेशमती से नील,
और कलिंग ये जो आपका उड़ीसा है वहां से उनके राजा। और पांडवों के लिए विराट एंड इज सेम फ्रॉम मत्स्य देश, जो नीचे पांड्यास वाला एरिया था, साउथ ईस्ट साउथ सदर्न रीजन। कुंती भोज फ्रॉम कुंती, मलय ध्वज द पांड्या किंग एंड चोलास फ्रॉम द केरला। तो सदर्न पार्ट था आपका नीचे का पूरा। आफ्टर द उड़ीसा दे होल सपोर्टेड पांडव्स एंड अबाउट द उड़ीसा दे ऑल सपोर्टेड कौरव्स। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉ दैट किस तरीके से कौरव और पांडवों के सपोर्टिव्स हमको मिले हैं इस युद्ध के अंदर, जो हम इसके थ्रू एक ग्रेटर इंडिया को समझ पाए। एट द टाइम ऑफ महाभारत ग्रेटर इंडिया कैसा था। ओके, सो ओके वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत हमारा आधे घंटे का अभी लेक्चर हो चुका है। सो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू सी debunking some popular myths. Okay, so I think debunking the popular myths and then इसके बाद में हमारा क्या बचेगा, I think भगवत गीता बचेगी। Okay, ये this is not in our काम, ये काम का नहीं है, भगवत गीता बचेगी, है ना। ओके, सो आई थिंक मैं अभी अपनी जो बात है उसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, है ना। सो आई विल स्टॉप माय थिंग्स हियर ओनली। लास्ट पार्ट हम कल देखने वाले हैं, कल की वीडियो जो आपको मिलेगी, भगवत गीता, डिबंकिंग सम पॉपुलर मिथ्स एंड धार्मिक पर्सपेक्टिव, अदर पर्सपेक्टिव्स ऑफ महाभारत। ओके, सो विद दिस आई तमिशम पांड्या रिसाइड हियर माय लेक्चर। मैं आप सबसे अब इजाजत चाहूंगा, मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द महाभारत के साथ में। तो आई होप हमने 2 लेक्चर्स में काफी कुछ समझ लिया होगा, काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी आप लोगों की। ओके, so with this, if you still feel any doubt, anything you wish to ask me, you can directly contact me on Instagram, Facebook, YouTube, so that I can answer your queries and आपको जो भी लगता है आप मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके साथ ही मुझे बहुत ज़रूरत है, चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक थोड़ा सा सपोर्ट आपसे चाहूँगा कि आप जब भी देखें अपने परिवार वालों से, आसपास के लोगों से कहें कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एंड मिलता हूँ आपसे कल मैं अगले कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ महाभारत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखिए, और जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सहृदय नमस्कार।